कहानी का आगाज सरबुलंद और शहर बानो के सफर से होता है। दोनों गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं कि अचानक उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। सरबुलंद फौरन गाड़ी रोकता है। गार्ड फौरन दौड़ के आता है और बोलता है, साहब आप अंदर बैठ रहे हैं, हम देख लेंगे। इसी दौरान शहर बानो पूछती है कि क्या गाड़ी में पानी है। सरबुलंद पानी लेने के लिए वहां से चला जाता है। शहर बानो गाड़ी के अंदर अकेली रह जाती है। सरबुलंद के जाते ही शहर बानो की नजर कुछ ही दूर बैठी एक बुजुर्ग औरत पर पड़ती है। तजस्सुस में वो उस बुजुर्ग औरत के पास चली जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो वाकई हाथ देखकर लोगों का मुस्तकबिल बताती है। बुजुर्ग औरत बड़े इत्मीनान से जवाब देती है कि अल्लाह ताला ने उसे जितना इल्म अता किया है वो उसी के मुताबिक लोगों की जिंदगी को देख लेती है। इतने में बुजुर्ग औरत की नजर दूर से वापस आते हुए सरबुलंद पर पड़ती है। उसका चेहरा फौरन बदल जाता है और वो घबराकर खून का जिक्र करती है। ये देखकर शहर बानो भी परेशान हो जाती है और फौरन उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। बुजुर्ग औरत उससे पूछती है कि ये लड़का उसका कौन लगता है। लड़की जवाब देती है कि ये उसका मंगेतर सरबुलंद है। ये सुनते ही बुजुर्ग औरत बार बार इस्तिग़फ़ार पढ़ने लगती है और अल्लाह से दुआ करती है कि वो दोनों को अपनी हिफाजत में रखे। साथ ही वो कहती है कि जमीन पर जितने जुल्म और गुनाह हो रहे हैं, एक दिन उन सब का हिसाब जरूर देना होगा। उसकी बातें सुनकर शहरबानो के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। शहरबानो जज्बाती अंदाज में कहती है कि वो सरबुलंद के बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। शहरबानो की बात सुनकर सरबुलंद मुस्कुराता है और उससे कहता है कि अब उन्हें चलना चाहिए। दूसरी तरफ राबिया हैरानी से पूछती है कि आखिर बात क्या है, और तुम तो कह रहे थे किसी इवेंट पर जाना है। इस पर उसका शौहर मुस्कुराते हुए बताता है कि आज जिस इवेंट की बात वो कर रहा था वो असल में किसी और का नहीं बल्कि उसकी अपनी बीवी राबिया की बर्थडे सेलिब्रेशन है। राबिया ये सुनकर हैरान रह जाती है और कहती है कि उसे तो अपनी बर्थडे तक याद नहीं थी। इस पर उसका शौहर प्यार से बताता है कि उसे सब याद है। वो कहता है कि जब उन दोनों ने निकाहनामा साइन किया था उसी दिन उसने राबिया की डेट ऑफ बर्थ नोट कर ली थी। ये बात सुनते ही राबिया की आंखें नम हो जाती हैं। वो उदास लहजे में बताती है कि उसकी जिंदगी में कभी किसी ने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की। घर के हालात ऐसे थे कि कभी इस तरह की खुशी का मौका ही नहीं मिला। वो कहती है कि उसने 2-3 मर्तबा तैयब की बर्थडे जरूर मनाई थी, लेकिन उसकी अपनी बर्थडे कभी किसी ने याद तक नहीं रखी। अपनी बीवी की ये बात सुनकर राबिया का शौहर फौरन उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाना शुरू कर देता है। फिर वो प्यार से उसे बर्थडे गिफ्ट देता है। गिफ्ट देखकर राबिया बहुत खुश होती है, लेकिन फौरन कहती है कि इतना महंगा तोहफा लाने की क्या जरूरत थी। इस पर उसका शौहर मुस्कुराते हुए कहता है कि तोहफे की कीमत नहीं देखी जाती बल्कि उस शख्स का प्यार देखा जाता है जिसने वो दिया हो। इतना कहकर वो अपने हाथों से वो खूबसूरत गिफ्ट राबिया को पहना देता है और राबिया खुशी से उस गिफ्ट को देखने लगती है। ये फ्लैशबैक होता है। अब असल कहानी शुरू होती है। कहानी का आगाज अब राबिया के छोटे से ईटरी से होता है जहाँ सुबह से ही काफी मसरूफियत होती है। राबिया काम देखते हुए तैयब को आवाज देती है और उससे पूछती है कि मुजीबुल्लाह अभी तक अंडे और मुर्गियां क्यों नहीं लाया। तैयब जवाब देता है कि मुजीबुल्लाह तो 3 दिन से सिर्फ यही कह रहा है कि आज सामान ले आएगा, लेकिन हर रोज कोई ना कोई बहाना बना देता है। ये सुनकर राबिया कहती है कि पहले वो सफाई मुकम्मल कर ले और उसके बाद फौरन मुजीबुल्लाह के पास जाए। राबिया सिर्फ सामान लाने को नहीं कहती बल्कि हिदायत देती है कि इस मर्तबा उससे सख्ती से बात करना, क्योंकि बार बार वादे करके भी वो सामान वक्त पर नहीं भेज रहा। तैयब मजाकिया लहजे में कहता है कि वो बिल्कुल सख्ती से बात करेगा और अगर मुजीबुल्लाह ने फिर भी सामान ना भेजा तो उसे बिया के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। राबिया उसकी बात सुनकर कहती है कि जब से अंकल की तबीयत खराब हुई है तब से सब लोग उसे सिर्फ एक लड़की समझकर उसके काम को संजीदगी से लेना छोड़ चुके हैं और हर कोई अपनी मर्जी चलाने लगा है। तैयब फौरन मजाक करते हुए कहता है कि अगर लोग उसे लड़की समझ रहे हैं तो क्या वो लड़का है। राबिया उसकी बात का कोई जवाब देने के बजाय उसे सिर्फ इतना कहती है कि जितना कहा गया है उतना ही करे और अगर शाम तक सामान ना पहुंचा तो फिर मुजीबुल्लाह से वो खुद हिसाब करेगी। तैयब मुस्कुराता हुआ काम में लग जाता है और राबिया भी अपनी ईटरी के तमाम काम संभालने लगती है। इसी के बाद कहानी का रुख एक बड़ी हवेली की तरफ बदलता है। हवेली में शहरबानो आती है और शीरीन से पूछती है कि क्या बीबी जान उठ चुकी है। शीरीन बताती है कि बीबी जान अपने कमरे में है और सुबह से उसका इंतजार कर रही है। ये सुनते ही शहरबानो फौरन उनके कमरे में चली जाती है और मोहब्बत से उन्हें सलाम करती है। बीबी जान भी उसे देखते ही प्यार से जवाब देती है और उसे अपने पास बिठा लेती है। शहरबानो मुस्कुराते हुए कहती है कि जब तक वो सुबह उठकर बीबी जान को ना देख ले और उनसे दुआ ना करवा ले उसे लगता ही नहीं कि उसका दिन अच्छा गुजरेगा। बीबी जान भी प्यार से जवाब देती है कि उनका हाल भी कुछ ऐसा ही है। वो कहती है कि जब तक वो शहरबानो का मुस्कुराता हुआ चेहरा ना देखे उनकी सुबह मुकम्मल ही नहीं होती। शहरबानो शरारत से कहती है कि इसका मतलब वो सबसे ज्यादा उनकी फेवरेट है। बीबी जान मुस्कुराते हुए कहती है कि चाहे सोहराब हो, शहर दिल हो या फिर सरबुलंद, लेकिन शहरबानो की जगह उनके दिल में सबसे अलग है। वो उसे याद दिलाती है कि जब वो बहुत छोटी सी थी तब
से उनकी गोद में पली है और उस दिन के बाद से हमेशा उनकी बेटी ही रही है। ये बात सुनकर शहरबानो जज्बाती हो जाती है और कहती है कि उसके लिए सिर्फ बीबी जान ही नहीं बल्कि आगा जान भी हमेशा माँ बाप की तरह रहे हैं। फिर दोनों मिलकर मरहूम सिर खान को याद करते हैं। शहरबानो बताती है कि सिर खान उसे अपनी शहजादी कहते थे और हर वक्त उस पर बहुत प्यार लुटाते थे। बीबी जान भी उसकी बात से इत्तेफाक करती है और कहती है कि वाकई सिर खान उसे अपनी बेटी से कम कभी नहीं समझते थे। पुरानी यादों का सिलसिला यही नहीं रुकता। दूसरी तरफ सरबुलंद, मुदस्सिर और उनके दोस्त गाड़ी में सरबुलंद के घर जा रहे होते हैं। फिर मुदस्सिर बचपन की बातें याद करता है और बताता है कि जब भी स्कूल की छुट्टियां होती थी वो सीधा इसी हवेली आ जाता था। वो कहता है कि उसके वालिदैन इस्लामाबाद में इंतजार करते रहते थे लेकिन उसका ज्यादा वक्त इसी हवेली में गुजरता था। मुदस्सिर याद करता है कि उस वक्त आगा जान भी जिंदा थे और वो उससे बहुत मोहब्बत करते थे। वो मुस्कुराते हुए बताता है कि आगा जान उसे देखते ही कहते थे कि उनका बेटा मुदस्सिर आ गया। फिर वो हंसी के साथ बताता है कि आगा जान अक्सर कहते थे कि मुदस्सिर और सरबुलंद दोनों एक दूसरे के जुड़वा भाई लगते हैं। सब लोग हंस पड़ते हैं और इस बात की तस्दीक भी करते हैं। फिर मुदस्सिर कहता है कि शेरदिल और सोहराब ने भी हमेशा उसे छोटे भाई की तरह प्यार दिया और इसी वजह से जब भी वो इस हवेली में आता है तो उसे कभी मेहमान होने का एहसास नहीं होता बल्कि ये जगह उसे अपना घर ही लगती है। दूसरी तरफ हवेली में बीबी जान की नजर इधर उधर घूमती है तो वो पूछती है कि महगुल नजर क्यों नहीं आ रही। वो कहती है कि महगुल को भी सम के साथ नाश्ता करना चाहिए था। इस पर शहरबानो बताती है कि असल में उसने ही महगुल से कहा था कि आज बीबी जान के लिए पराठा देसी घी की बजाय ऑलिव ऑयल में बनाए क्योंकि रोज रोज देसी घी खाने से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इतने में महगुल नाश्ता लेकर वहां आ जाती है। उसे देखकर बीबी जान प्यार से उसे अपनी शहजादी कहकर बुलाती है और नाश्ता अपने पास रखने को कहती है। महगुल नाश्ता रख ही रही होती है कि शहरबानो मजाक में कहती है कि देखो अब तो होने वाली भाभी को हुक्म भी दिए जा रहे हैं। महगुल मुस्कुराकर जवाब देती है कि असल में शहरबानो को ये पराठा बनाना नहीं आता था इसलिए उसने उससे मदद मांगी थी। इस पर महगुल प्यार से शहरबानो से कहती है कि अब उसका कॉलेज भी खत्म हो चुका है इसलिए अब उसे किचन के काम पर भी थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि सरबुलंद को अच्छा खाना बहुत पसंद है, कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद उसे भूखा रहना पड़े। महगुल की बात सुनकर सब हंस देते हैं। तभी बीबी जान अल्लाह से दुआ करती है कि बस अब उनकी एक ही ख्वाहिश बाकी रह गई है और वो ये है कि वो सरबुलंद और शहरबानो की शादी अपनी आंखों से देख ले। शहरबानो भी शर्माकर चुप हो जाती है। फिर वो पूछती है कि आज सरबुलंद घर वापस आ रहा है ना। बीबी जान कहती है कि हाँ, सरबुलंद के आते ही सबसे पहले इसी बात पर मशवरा होगा। वो कहती है कि पहले सरबुलंद से बात करेंगे और इसके बाद शेरदिल और सोहराब की राय भी लेंगे। फिर जो बात सबको मंजूर होगी उसी के मुताबिक फैसला कर लिया जाएगा। ये सुनकर घर का माहौल और भी खुशगवार हो जाता है। इसी के बाद कहानी दोबारा ईटरी की तरफ चली जाती है। ईटरी में उस वक्त सरबुलंद और उसके दोस्त आते हैं। वो काउंटर पर जाते हैं। राबिया अदब से उनका इस्तकबाल करती है और पूछती है कि वो क्या लेना पसंद करेंगे। सरबुलंद कहता है कि उसे हाईवे स्टाइल की कड़क चाय चाहिए। राबिया पूछती है कि चाय के अलावा और क्या सर्व किया जाए। बाकी दोस्तों से पूछने के बाद वो लोग भी कहते हैं कि फिलहाल सिर्फ चाय ही ले आई जाए। राबिया मुस्कुराकर ऑर्डर नोट कर लेती है लेकिन साथ ही उन्हें मशवरा देती है कि सिर्फ चाय पर इक्तिफा ना करें बल्कि उनकी ईटरी के स्नैक्स भी जरूर ट्राई करें क्योंकि वो बहुत लजीज होते हैं। मुदस्सिर उसकी बात में दिलचस्पी लेता है और मेन्यू देखना शुरू कर देते हैं। राबिया उन्हें बताती है कि उनके पास पकौड़े, समोसे और मीठा भी मौजूद है। साथ ही वो फख्र से बताती है कि तमाम चीजें उनके अपने बाग की ऑर्गेनिक पैदावार से तैयार की जाती है और उनके रेट्स भी बहुत मुनासिब है। ये बात सुनकर मुदस्सिर काफी मुतासिर होता है। मुदस्सिर कहता है कि वो समोसे ट्राई करेगा। राबिया फौरन कहती है कि समोसों के साथ उनकी खास टिम्बर सॉस और मिंट सॉस भी जरूर ट्राई करें। मुदस्सिर कहता है कि वो भी कर दो। उसके बाद वो पकौड़े भी ऑर्डर कर देता है। फिर राबिया प्यार से पूछती है कि अगर खाने के बाद मीठा भी खा ली तो उनका स्वीट स्नैक भी बहुत मशहूर है। मुदस्सिर उसकी बात मान लेते हैं और मीठा भी ऑर्डर कर देते हैं। ऑर्डर नोट करने के बाद राबिया उन सब का शुक्रिया अदा करती है और किचन की तरफ चली जाती है ताकि तमाम चीजें तैयार करवा सके। इसी दौरान हवेली में नाश्ते की मेज पर बात चल रही होती है। महबूल पूछती है कि क्या आज शेरदिल नाश्ता किए बगैर ही चला गया। जवाब में बताया जाता है कि जमीनों की किसी मसले पर वो सुबह ही निकल गया था और सोहराब भी उसके साथ गया है। ये सुनकर सब उनकी सलामती की दुआ करते हैं। फिर बताया जाता है कि शेरदिल की तबीयत भी रात भर ठीक नहीं थी। उसे नींद नहीं आ रही थी और वो बेचैन महसूस कर रहा था। घर वाले कहते हैं कि उन्होंने उसे मना भी किया था कि आज मत जाओ और सोहराब को अकेला भेज दो, लेकिन शेरदिल ने किसी की बात नहीं सुनी। महगुल फिक्रमंदी से कहती है कि शेरदिल बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठाए हुए है। वो ना अपना ख्याल रखता है और ना ही आराम करता है। शहरबानो उसकी बात से इत्तेफाक करते हुए कहती है कि अब सबको मिलकर शेरदिल का भी ख्याल रखना होगा। कहानी का रुख अब उन जमीनों की तरफ होता है जहां शेरदिल और सोहराब मौजूद होते हैं। इसी दौरान एक आदमी घबराया हुआ शेरदिल को बताता है कि रात की तारीकी में जाफरान खान के आदमियों ने उनके खेतों पर हमला कर दिया है।
वो बताता है कि हमलावरों ने सिर्फ फसलों को ही तबाह नहीं किया बल्कि उनके जानवरों को भी जख्मी कर दिया है। ये सुनते ही शेरदिल सबसे पहले पूछता है कि क्या उनके किसी आदमी की जान तो नहीं गई। आदमी जवाब देता है कि अल्लाह का शुक्र है किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन चंद लोग जख्मी जरूर हुए हैं। ये बात सुनकर सोहराब का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो कहता है कि इतना नुकसान हो गया और तुम लोग देखते ही रह गए। आदमी फौरन सफाई देता है कि उनके लोगों ने भी पूरी हिम्मत से मुकाबला किया था और लंबी झड़प हुई थी। फिर वो बताता है कि जाफरान खान के 3 आदमी पकड़ लिए गए हैं, जबकि बाकी सब वहां से भाग निकले। शेरदिल फौरन पूछता है कि वो तीनों इस वक्त कहाँ हैं। जवाब मिलता है कि उन्हें करीबी देहाती इलाके में काबू में रखा गया है। ये सुनते ही शेरदिल और सोहराब फौरन वहां पहुंच जाते हैं। तीनों कैदियों को उनके सामने खड़ा कर दिया जाता है। शेरदिल गुस्से से उन्हें उठने का हुक्म देता है। फिर वो सख्त लहजे में कहता है कि लगता है तुम्हारा मालिक जाफरान खान इस इलाके में अमन नहीं चाहता। वो कहता है कि अगर उसमें वाकई हिम्मत होती तो दिन की रोशनी में हमला करता, लेकिन उसने रात की तारीकी में बुजदिलों की तरह वार करवाया। शेरदिल का गुस्सा कम नहीं होता। वो कहता है कि जिस तरह उन लोगों ने उसके आदमियों और बेजुबान जानवरों को जख्मी किया है, उसका दिल चाहता है कि इन सब का सर तन से जुदा कर दे। इतने में कैदियों में से एक आदमी अचानक मौका देखकर शेरदिल पर हमला कर देता है। ये देखते ही वहां अफरा तफरी मच जाती है। सोहराब फौरन अपने भाई की तरफ दौड़ता है और उस आदमी को काबू में कर लेता है। दोनों भाई मिलकर उसे रोक लेते हैं जब सब लोग मिलकर उस हमलावर को पकड़ लेते हैं। सोहराब शेरदिल से पूछता है कि कहीं उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी। शेरदिल जवाब देता है कि वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद एक आदमी गुस्से में कहता है कि हुक्म दे तो इन सब के सर काटकर उनकी लाशें जाफरान खान को भेज दी जाए, लेकिन शेरदिल उसे फौरन रोक देता है। वो हुक्म देता है कि इन लोगों की हड्डियां तोड़कर जाफरान खान के पास भेज दो, ताकि वो खुद समझ जाए कि दूसरों की बेइज्जती और नुकसान का अंजाम क्या होता है। हुक्म मिलते ही आदमी उन कैदियों को वहां से ले जाते हैं। सबके चले जाने के बाद शेरदिल प्यार से सोहराब की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि वो वाकई ठीक है ना। सोहराब कहता है कि उसे सिर्फ हल्की सी चोट लगी है। सोहराब कहता है कि अगर आज उसके भाई को कुछ हो जाता तो वो खुद को कभी माफ ना कर पाता। इसी के बाद कहानी दोबारा राबिया की एंट्री की तरफ चली जाती है। उधर मेहमान मजे से खाना खा रहे होते हैं। एक मेहमान दूसरे से कहता है कि खास टिम्बर सॉस जरूर चख कर देखो। इतने में राबिया के चचा उनके पास आते हैं और खाने के बारे में पूछते हैं। मेहमान उसके खाने और प्रेजेंटेशन दोनों की दिल खोल कर तारीफ करते हैं। ये बात सुनकर वहां मौजूद शख्स फख्र से कहता है कि ये सब राबिया की मेहनत का नतीजा है। वो बताता है कि ईटरी भी राबिया के नाम पर है और तमाम इंतजाम भी वही संभालती है। साथ ही वो बताता है कि इंटरनेट से नए नए आइडियाज भी राबिया ही ढूंढ कर लाती है और उन्हें अमल में लाती है। इसी दौरान राबिया की नजर दूसरी टेबल पर पड़ती है तो वो फौरन तैयब को आवाज देकर कहती है कि पहले उस टेबल पर ऑर्डर सर्व करो और साथ ही पानी की बोतल भी रख दो। मेहमान पकौड़ों की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वो और पकौड़े मंगवाना चाहते हैं। इसी वक्त सरबुलंद के मोबाइल पर कॉल आती है। वो कॉल रिसीव करता है तो दूसरी तरफ शहर बानो होती है। फोन उठाते ही सरबुलंद मुस्कुराते हुए शहर बानो का नाम लेता है और उससे पूछता है कि बताइए आज क्या कहना चाहती है। शहर बानो फौरन उससे शिकायत करती है और पूछती है कि वो अभी तक कहाँ है। वो याद दिलाती है कि आज उसने हवेली पहुंचना था, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं। सरबुलंद मजाकिया लहजे में कहता है कि उसके साथ उसके दोस्त साद, जवाद और मुदस्सिर भी हैं, सब मिलकर आ रहे हैं, इसीलिए थोड़ी देर हो गई है। लेकिन शहर बानो की बेचैनी कम नहीं होती। वो दोबारा कहती है कि फिर भी इतनी देर क्यों लग रही है, वो कब से उसका इंतजार कर रही है। सरबुलंद उसे समझाता है कि एग्जाम्स के बाद आज पहला फ्री दिन मिला है, इसलिए सब दोस्त रास्ते में घूमते फिरते और मौसम का लुत्फ उठाते हुए आ रहे हैं। शहर बानो नाराजगी से कहती है कि ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। वो इतनी देर से उसका इंतजार कर रही है और सरबुलंद को उसकी कोई फिक्र ही नहीं। सरबुलंद हंसकर कहता है कि हाँ वो बहुत बुरा है, लेकिन फिर भी शहर बानो उससे उतनी ही मोहब्बत करती है। शहर बानो फौरन जवाब देती है कि ख्याली पुलाव पकाने का कोई इलाज नहीं होता। सरबुलंद भी मुस्कुराता हुआ कहता है कि फिर उन्हें ऐसे ही ख्यालों में रहने देना चाहिए। आखिर में शहर बानो प्यार से उससे कहती है कि अब जल्दी घर आ जाए, क्योंकि वो उसे बहुत याद कर रही है। सरबुलंद भी मजाक करते हुए जवाब देता है कि इतने खूबसूरत मौसम और इतनी लंबी ड्राइव के बावजूद उसे बिल्कुल भी शहर बानो की याद नहीं आ रही और ना ही उसे घर जल्दी पहुंचने की कोई जल्दी है। सरबुलंद की ये बात सुनकर शहर बानो नाराज हो जाती है और कहती है कि अब वो उससे बात नहीं करेगी। सरबुलंद फौरन हंसकर कहता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। फोन खत्म होने के बाद कहानी दोबारा ईटरी की तरफ आ जाती है। सब दोस्त खाना खत्म कर चुके होते हैं। मुदस्सिर काउंटर पर जाता है और खाने की तारीफ करता है, खास तौर पर टिम्बर सॉस की तारीफ करता है और कहता है कि उसका जायका बहुत लाजवाब था। फिर वो ईटरी के माहौल और उसकी डेकोरेशन की भी तारीफ करता है और कहता है कि सब कुछ बहुत इंप्रेसिव है। चचा अदब से उनका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद मुदस्सिर जी पूछते हैं। वो बताता है कि उनका कुल बिल 1070 रुपए बनता है। बिल सुनकर मुदस्सिर हैरान होता है और कहते हैं कि इतना अच्छा खाना और इतनी कम कीमत वाकई काबिले तारीफ है। चचा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अल्लाह इसी से बरकत डाल देता है। जब वो बचा हुआ पैसा वापस करता है तो मुदस्सिर उसे कहते हैं कि बाकी पैसे वो अपने पास ही रख ले।
मुदस्सर चचा का शुक्रिया अदा करते हुए ईटरी से बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही साद मजाक में मुदस्सर से पूछता है कि बिल देने में इतनी देर क्यों लगा दी। दूसरा दोस्त हंसकर जवाब देता है कि जब ईटरी चलाने वाली लड़की हो तो थोड़ी देर तो लग ही जाती है। साद फौरन उसे चुप करवाता है। फिर वो कहता है कि असल बात यह है कि स्नैक्स वाकई बहुत लजीज थे, इसीलिए वो उनकी तारीफ कर रहा था। किसी की मेहनत की तारीफ करने से उसका हौसला बढ़ता है। उधर कहानी दोबारा हवेली की तरफ बदल जाती है। बानो फिक्रमंदी के साथ सोहराब के पास बैठी होती है। वो उससे कहती है कि वो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। बानो बताती है कि वो उसके लिए यखनी बनाएगी और उसके नाम का सदका भी देगी। सोहराब मुस्कुराते हुए उसे तसल्ली देता है और कहता है कि इतने बहादुर आदमी की बेटी को इतना घबराना नहीं चाहिए। इतने में उनका बेटा उमर दराज वहां आ जाता है। उमर अपने वालिद के हाथ पर बैंडेज देखकर परेशान हो जाता है और पूछता है कि उन्हें क्या हुआ। उमर उसे प्यार से अपने पास बिठाता है और कहता है कि उसे सिर्फ हल्की सी चोट लगी है और उसे बिल्कुल दर्द महसूस नहीं हुआ। फिर वो उमर को बताता है कि उसका बाप एक बहादुर आदमी है। सोहराब फख्र से कहता है कि उनके बुजुर्गों ने अंग्रेजों को अपनी जमीन से निकाल बाहर किया था और वो सब उन्हीं बहादुर लोगों की औलाद है। फिर वो उमर से कहता है कि उसे भी बड़ा होकर बिल्कुल अपने बाप की तरह बहादुर और बेखौफ बनना है। ये बात सुनकर बानो नाराज हो जाती है और कहती है कि एक तरफ वो जख्मी होकर घर आया है और दूसरी तरफ उमर को भी यही सब सिखा रहा है। सोहराब मुस्कुराकर उसे तसल्ली देता है और कहता है कि वो कोई गलत बात नहीं सिखा रहा, क्योंकि कल को उमर को भी आगा जान, शेर दिल और सोहराब की तरह बहादुर और बेखौफ बनना है। इतना कहकर सोहराब उमर के साथ खेलना शुरू कर देता है। बानो फिर भी उसे मशवरा देती है कि कम से कम एक मर्तबा डॉक्टर को जरूर दिखा लेना चाहिए, लेकिन सोहराब पहले की तरह यही कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ और वो बिल्कुल ठीक है। कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ शहर बानो सरबुलंद के कमरे में शीरीन के साथ सरबुलंद के आने की तैयारियों में मसरूफ होती है। शहर बानो फिर कमरे पर नजर आती है और अचानक उसकी नजर बिस्तर की चादर पर पड़ती है। वो फौरन कहती है कि यह बेडशीट ठीक नहीं है, क्योंकि सरबुलंद को ये रंग पसंद नहीं। शीरीन बताती है कि उसने दूसरी बेडशीट भी निकाल कर रखी हुई है। शहर बानो उससे कहती है कि वो खाकी रंग वाली बेडशीट लेकर आए और इसी वक्त बदल दे। शीरीन फौरन खाकी रंग की बेडशीट लाने चली जाती है। शहर बानो कमरे को दोबारा देखते हुए महसूस करती है कि शायद अभी भी कोई चीज कम है और वो हर छोटी से छोटी बात को सरबुलंद की पसंद के मुताबिक ठीक करने की कोशिश करती रहती है। इसके बाद कहानी हवेली के किचन की तरफ बदल जाती है। किचन में खाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही होती है। शहर बानो किचन में आकर कहती है कि मसालों को हल्का रखा जाए, क्योंकि सरबुलंद को ज्यादा तीखा खाना बिल्कुल पसंद नहीं। तभी माहगुल किचन में आती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि अब उसे समझ आया कि आज किचन से इतनी लजीज खुशबू क्यों आ रही है। फिर वो खुद ही जवाब देती है कि आज सरबुलंद घर वापस आ रहा है। शहर बानो भी मुस्कुराते हुए बताती है कि इतने महीनों बाद सरबुलंद घर आ रहा है, इसलिए उसके पसंदीदा तमाम खाने तैयार किए जा रहे हैं। वो ये भी बताती है कि सरबुलंद अपने दोस्तों को भी साथ ला रहा है, इसीलिए आज हवेली में बड़ी दावत का इंतजाम किया गया है। माबुल प्यार से शहर बानो को देखती है और कहती है कि जब भी सरबुलंद हवेली आता है, शहर बानो के चेहरे की मुस्कुराहट ही अलग होती है। फिर वो दुआ देती है कि अल्लाह उन दोनों की मोहब्बत को बुरी नजर से महफूज रखे। महबुल कहती है कि जितनी खूबसूरत मोहब्बत की कहानियां उसने किताबों में पढ़ी हैं, शहर बानो और सरबुलंद की मोहब्बत उसे बिल्कुल वैसी ही लगती है। ये बात सुनकर शहर बानो हल्का सा शर्मा जाती है। मैं हमेशा खुश रहने की दुआ देती है। इतनी देर में किसी की आवाज आती है कि बीबी जान के लिए ग्रीन टी बना दी जाए। इसी के साथ कहानी दोबारा राबिया की ईटरी की तरफ चली जाती है। वहां राबिया अपने काम में मसरूफ होती है कि इतने में एक आदमी उसके पास आता है और उसे सलाम करता है और उसकी खैरियत पूछता है। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि आज मौसम बहुत खुशगवार था, इसलिए उसने सोचा कि इसी बहाने ईटरी के चक्कर भी लगा ले और राबिया से भी मुलाकात हो जाए। इतने में तैयब की तरफ देखकर राबिया फौरन उसे आवाज देकर कहती है कि वो वहां खड़ा क्या देख रहा है। राबिया उसे याद दिलाती है कि इस वक्त रश आवर चल रहा है और ग्राहक इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वो फौरन अंदर जाकर बेसन तैयार करे। इसी दौरान वो शख्स राबिया से कहता है कि वो भी बहुत दूर से सिर्फ उससे मिलने के लिए आया है। वो कहता है कि अगर उसे राबिया के हाथ की एक कप चाय या फिर पकौड़े और समोसे मिल जाए तो उसका सफर कामयाब हो जाएगा। राबिया उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती और अपने काम में लगी रहती है। फिर वो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या इतनी दूर से आने वाले एक मेहमान को उसके अपने ईटरी की सिर्फ एक कप चाय भी नसीब नहीं होगी। ये बात सुनते ही राबिया का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में उस शख्स की तरफ देखकर कहती है कि बस हो गया, आखिर वो चाहता क्या है। राबिया उसे साफ अल्फाज में कह देती है कि क्या उसमें जरा सी भी खुददारी नहीं है। वो शख्स अपनी सफाई देते हुए कहता है कि उसने तो सिर्फ एक कप चाय ही मांगी थी, लेकिन राबिया उसकी बात बीच में ही काट देती है और साफ कह देती है कि उसे यहाँ से एक कप चाय भी नहीं मिलेगी। राबिया गुस्से में फौरन उसे वहां से चले जाने का हुक्म देती है और कहती है कि अगर वो अपनी मर्जी से नहीं गया तो फिर वो उससे निपटना भी जानती है। इतने में चाचा बीच में आता है और उस शख्स को दूसरी तरफ बैठने के लिए कहता है। चाचा उससे कहता है कि वो बैठ जाए और उसका ऑर्डर वो खुद ले लेगा, लेकिन राबिया फिर भी गुस्से में उस शख्स को साफ साफ समझा देती है कि वो ऐसे लोगों से डरने वालों में से नहीं है और अच्छी तरह जानती है कि उनसे किस तरह डील की जाती है।
राबिया चाचा को तसल्ली देने की कोशिश करती है और कहती है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। फिर राबिया उस शख्स की तरफ देखते हुए उसे आखिरी बार तंबी करती है कि अगर आज के बाद वो उसके ईटरी के आसपास भी नजर आया तो वो फौरन पुलिस को बुला लेगी। राबिया उसे ये भी कहती है कि उनकी शराफत को कभी उनकी कमजोरी समझने की गलती ना करे। ये सब सुनने के बाद भी वो शख्स चुप रहता है। चाचा राबिया की तरफ से उससे माफी मांगने की कोशिश करता है, मगर राबिया फौरन चाचा को रोक देती है और कहती है कि वो किसी से भी माफी नहीं मांगेगा। राबिया कहती है कि उसने कोई गलत बात नहीं की। इसके बाद वो शख्स हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि राबिया अभी बच्ची है और उसे इस लहजे की आदत नहीं है। वो ये भी कहता है कि इस पूरे इलाके में किसी की हिम्मत नहीं कि उससे इस तरह बात कर सके। वो चाचा से कहता है कि फिलहाल वो जा रहा है, लेकिन बहुत जल्द दोबारा वापस आएगा और इस बार वो सिर्फ चाय पीने के लिए नहीं आएगा। वो पूरे यकीन के साथ कहता है कि अगली बार वो राबिया के साथ अपनी ही शादी का खाना खाने आएगा। आखिर में वो चाचा को देखकर कहता है कि अपनी भांजी को अच्छी तरह समझा देना। इसी बात के साथ एपिसोड 1 अपने इख्तिताम को पहुंचता है।